किसान भाइयों को नमस्कार। मैं मुरलीधर अय्यर, वरिष्ठ सस्यविद, समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड इंदौर से आज हमारे जो भी मालवा निमाड़ अंचल के दूसरे भी मध्य प्रदेश के जो कृषक हैं जो इस वेबिनार में हमारे जो वेंडर्स हैं, उन वेंडर्स के माध्यम से जो कृषक आज इस वेबिनार में जुड़े हैं, आज हम उन तमाम कृषकों को जो एक व्यावसायिक फसल मध्य प्रदेश की, उस फसल के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये फसल जो है ये व्यावसायिक रूप से उद्यानिकी फसल में आती है और वो फसल है आलू। आलू की फसल की जो उन्नत खेती है वो हमारे समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड इंदौर एवं हमारे जितने वेंडर्स हैं उनके जो कृषक जुड़े हुए हैं उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर जानकारी देंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन एवं सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। किसान भाई, सामान्य जानकारी में जो आलू है वो सभी को पता है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। भारत में चावल, गेहूं, गन्ना के बाद क्षेत्रफल आलू का जो वो चौथा स्थान है। आलू सोलनेसी जो कुल है उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। आलू में मुख्य रूप से 80 से 82% पानी होता है, 14% स्टार्च होता है, 2% चीनी होता है, 2% प्रोटीन होता है, 1% खनिज लवण होते हैं और इसके अंदर जो फैट है वो 0.1% या थोड़ी मात्रा में इसके अंदर विटामिन भी होते हैं। और भारतवर्ष में जो आलू का औसतन उत्पादन है वो 60 क्विंटल प्रति एकड़ है, जो कि कम है। और इसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से हम गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेंगे, हम इस वेबिनार के माध्यम से आपको वो सस्ते तकनीक से आपको अवगत कराया जाएगा। अब इसमें जो मिट्टी होती है आलू के लिए वो अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक बलुई दोमट, लाल दोमट मिट्टी जो होती है मिट्टी उपयुक्त होती है। मध्यम काली मिट्टी भी आलू के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर उसे हम नवीन तकनीक से किया जाए तो जो मध्यम काली मिट्टी है वो भी आलू के लिए काफी अच्छा माना जाता है। आलू में जो पीएच मान है वो 6 से 7 होना चाहिए और ये जो पीएच मान है इसको हम न्यूट्रल पीएच होता है। और इस पीएच मान में जो मिट्टी है वो न तो क्षारीय होती है, न अत्यधिक अम्लीय होती है। और इस पीएच मान में जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, जो 16 पोषक तत्व, 17 अभी हमारा जो सिलिकॉन है वो भी हमारा इसमें जुड़ चुका है। और ये जो जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि पौधों के लिए जरूरी है वो इस पीएच मान के ऊपर विद्यमान होते हैं। किस्म आलू की बहुत जरूरी है, जैसे कुफरी लॉकर जो कि मालवा में काफी प्रचलित प्रजाति है, चिप्स सोना, ये चिप्स सोना 1, चिप्स सोना 2, चिप्स सोना 3, जिनमें अभी जो किसान है हमारे उज्जैन अंचल के जो किसान है वो चिप्स सोना 1 और चिप्स सोना 3 लगाते हैं। कुफरी बादशाह, कुफरी पुखराज, एलआर मतलब लेडी रोजेटा जो कि लाल वाला आलू होता है, पहाड़ी आलू होता है, एटीएल है। उसके बाद हमारा सुपर 6 है, FC5 है, FC3 है, कुफरी चंद्रमुखी है। जितनी भी ये प्रजातियां हैं ये आलू की, और जो कुफरी ज्योति है, ये कुफरी ज्योति जो आलू की जो प्रजाति है ये हमारे मालवा अंचल में इसको लगाया जाता है। और ये जो है 110 दिन में पककर तैयार होती है। जो किसान प्याज लेते हैं वो किसान आलू को 60 दिन के बाद, जिसको छर्री आलू बोला जाता है, वो आलू का वो लोग उत्पादन करते हैं। फसल की जो अवधि है वो 3 से 4 महीने की होती है। मैंने आपको अभी बताया कि 65 दिन से लगा करके 110 दिन में आलू जो है वो बाहर आ जाता है। 120 दिन कुल लगते हैं स्टोरेज में पहुंचाने तक और 90 दिन में इसका पानी जो है वो बंद कर दिया जाता है। आलू का जो बीज दर है वो 1200 से 1400 किलो जो आलू के जो कंद होते हैं, कंद बीज बोला जाता है, प्रति एकड़ के मान से इसका बीज दर अनुशंसित की गई है। आलू के लिए जलवायु एवं तापमान, आलू जो है वो समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, रबी की फसल है ये। इसके लिए तापमान जो है 20 से 25 डिग्री होता है। पौध वृद्धि के लिए उचित तापमान 25 से 30 डिग्री, कंद बनते समय 18 से 20 और कंद बनते समय जो तापमान है वो 25 डिग्री से अधिक
अगर हो जाता है तो जो आलू होता है उसका बनना जो है, वो जो फूगता है वो कम फूगान होती है, और 30 डिग्री से ऊपर होने पर जो ट्यूबर है वो बनना ही बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें ये जो तापमान होता है इसका हमेशा हम लोग भी समाधान के माध्यम से हमारा जो पूर्वानुमान होता है हम किसानों को इस बारे में अवगत कराते रहते हैं। अब देखेंगे जो बुआई का समय है वो सितंबर से नवंबर माह तक आलू बोया जाता है। सितंबर के अंतिम सप्ताह या जो अक्टूबर का जो महीना होता है, खास करके किसान भाई जो हैं वो जो 60 दिन में आलू निकालते हैं वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में आलू लगाते हैं, और जो किसान 110 दिन में आलू निकालते हैं वो इसे 24-25 अक्टूबर से लगा करके 15 नवंबर तक आलू बोया जाता है। आलू का बीजोपचार बहुत जरूरी है, क्योंकि आलू में जो है बीज जनित रोग और मिट्टी जनित रोग ये सबसे ज्यादा आलू में पनपते हैं। जो बीज जनित रोग है उसके लिए आलू को ये बताया गया कि थायोफेनेट मिथाइल और पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो है इनका जो मिला हुआ जो उत्पाद है वो हमें इसका उपयोग करना है, जिसे 5 ग्राम 2 मिलीलीटर पानी में हम, मतलब 2 मिलीलीटर पानी में 5% वाला जो वो 2 मिली प्रति किलोग्राम या प्रति लीटर पानी के लिए उपयुक्त होता है। हम लोग क्या करते हैं कि आलू को किसान भाई ऐसी छायादार जगह में एक तिरपाल बिछा करके 15 लीटर वाली टंकी में 15 दूना 30 ml ले करके उसे आलू के ऊपर छिड़क के 20-25 मिनट के पश्चात उसे हम जो हमारा प्लांटर दिखाया गया इसमें डाल दें। आलू जो है जब हम बोनी के लिए लेते हैं, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो है वो कार्बोक्सिन जो होता है वो 2 ग्राम प्लस थायरम का जो मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, जैसे आपको बता दें कि प्रति किलो या प्रति लीटर पानी जो है उसमें हम लेकर के उसको उपचारित कर सकते हैं। कीटनाशक के रूप में थायोमेथाक्सेम जो है वो 2 मिली या 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में लेकर के उसे हम उपचारित करते हैं। और इसके अलावा हम इसका जैविक उपचारण भी आलू का कर सकते हैं, वो है अपना ट्राइकोडर्मा और जो सीडोमोनास है, इनको भी हम आलू के उपचारण के लिए ले सकते हैं। जो किसान भाई हमारा ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो लोग ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास और उसमें लगे तो एजिटोबैक्टर जो है वो भी दिया जाए, जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन बहुत अच्छी तरह वायुमंडल से हो जाता है। अब ये कुछ बातें हैं जिस फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे करें। खरीफ एवं जायद की फसल की कटाई छटाई गए के पश्चात गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई करने के पश्चात जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो किसान भाई उससे मेरा निवेदन है कि वो मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं। मिट्टी परीक्षण कराने से उसे पीएच मान कितना है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, और इनके बारे में हमको जानकारी उस मिट्टी परीक्षण से मिलती है। और हम लोग जो है हम भी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, हम लोग जो मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट होती है हमें किसान भाई हमारे वेंडर्स के द्वारा भेजते हैं और भेज सकते हैं और भेजते भी रहें, जिससे हम उन्हें जो उनका आंकलन करके हम उन्हें बताएंगे कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व कितने और किस मात्रा में डालना है, और क्या ये जमीन आलू के लिए उपयुक्त है कि नहीं, ये जानकारी भी हम उस मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर हम आंकलन करके हम उसको बता सकते हैं। आलू जो रोटावेटर करते हैं उसके पहले हमें जो गोबर का खाद है, इस गोबर की खाद में हम ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास और ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास को ध्यान रहे किसान में इसको अलग अलग डालें, एक साथ नहीं डालें। उसमें ट्राइकोडर्मा पहले डालें, उसके बाद जो एक अलग से ढेर बना लें उसमें सीडोमोनास डालें, फिर बाद में दोनों को मिला लें और उसको जो है माध्यम में कल्चर आता है वो कल्चर से इसे जो है उपचारित करेंगे, तो ये जो पूरी जो गोबर है, जो पका हुआ गोबर है, वो खाद में परिणित हो जाएगी। अच्छी प्रजाति का चुनाव करना, मैंने आपको प्रजातियों के नाम बताए अलग अलग क्षेत्र के लिए। जैसे उज्जैन क्षेत्र के जो किसान है वो चिप्सोना 1 चिप्सोना 3 का उपयोग कर सकते हैं। ग्वालियर के जो किसान है वो ग्वालियर सिलेक्शन जो आता है, जब CPTRI जो है वहां से जो आलू की अनुशंसित प्रजातियां उसका उपयोग करें और अच्छी प्रजाति का उपयोग करें। और ध्यान रहे जब भी बोनी करेंगे तो कोल्ड स्टोरेज से 4 या 5 दिन पहले ही उसे निकालें। 15 दिन पहले अगर निकालेंगे तो उसमें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आलू जो है उसको उपचारित करके बोना है और एक एक आलू का वजन जो है वो 30 ग्राम का होना चाहिए। अगर बड़ा आलू हुआ तो उसे टुकड़े ऐसे करें कि हर टुकड़ों के अंदर में 2-2 आंख का होना जरूरी है। ट्यूबर की जो ऊंचाई है वो हमें आलू की जो है खास करके पहले हम गरड़ नाली पद्धति से आलू करते थे, लेकिन जब से टपक सिंचाई किसान लगाने लग गए हैं तब से हमें 2 जो गरड़ होती है अगर हम उसको एक कर देते हैं तो वो भैंसा बन जाता है, जिसको हम बेड बोलते हैं। ऊंची उठी हुई जो रेस बेड पद्धति है
उसमें हम आगे बात करेंगे कि बेड की ऊंचाई कितनी होना चाहिए। पानी का जो प्रबंधन है वो टपक सिंचाई पद्धति से ही करना है, और इसके बाद हमारे कुछ किसान मिनी स्प्रिंकलर से भी जो है इसका करते हैं, जो कि 10 बाय 10 या 12 बाय 12 मीटर पर, लेकिन जो लगाने की पद्धति वो ऊंची उठी हुई बेड पद्धति ही होना चाहिए। जल विलय खाद अभी हम बात करेंगे आगे। आलू में नियमित रूप से देना है, जब हम टपक सिंचाई लगा रहे हैं तो हमें जल विलय खाद देना है वेंचुरी एवं फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से। जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना है। हम ड्रिप पद्धति से भी जैविक कीटनाशकों का, जैविक फफूंदनाशकों का और जैविक खादों का हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन हमको जरूर करना है। आलू में सफेद मच्छर जो होता है, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप काफी आता है। इसके लिए हमें हमारे खेत में 1 एकड़ में कम से कम 10 स्टिकी ट्रैप जो होता है वो हमको लगाना जरूरी है। और दूसरा, हमको फ्रूट ट्रैप भी लगा सकते हैं, स्टिकी ट्रैप भी लगाना है, जिससे हम हर तरह के कीट के ऊपर उसका नियंत्रण पा सकें। अगला हम आते हैं कि आलू फसल की पौधरोपण विधि। मैंने आपको अभी बताया था कि आलू के बीज कंद को उपचारण के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको 20 मिनट छायादार जगह में सुखाने के पश्चात प्लांटर में डाल देते हैं। आलू का जो पोटैटो प्लांटर होता है, जो कि बेड भी बनाते जाता है, आलू की बुआई भी करता है, तो हमें जो बेड की साइज है वो ऊपर से 90 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, जमीन से 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, और जो स्तंभों की जो बीच की दूरी है, मतलब नली से नली की, ड्रिप नली की जो दूरी है 90 से 120 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 10 सेंटीमीटर, तो ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। आलू जो है वो 10 से 12 दिन में जो है बाहर निकल के आता है बाहर, लेकिन जब तक वो रहता है तब तक उसमें नमी बरकरार होनी चाहिए। ज्यादा नमी भी नहीं होना चाहिए, जिससे आलू के अंकुरण होने में परेशानी ना हो। एक बार आलू बाहर आ जाए उसके बाद उसे हमें सिंचाई पद्धति चालू करनी है। अब जो सिंचाई पद्धति, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो ड्रिप की जो नली है वो हमको इनलाइन नली लेना है, जिसमें कि ड्रिपर अंदर की ओर होता है। वो चपटी वाली भी हो सकती है, गोल वाली भी हो सकती है, और हमें अगर थिन वॉल्ड चाहिए, मतलब जिसका जो डेंसिटी होती है, जो उसका जो घनत्व है वो कम घनत्व वाली नलियां भी उपलब्ध है, अधिक घनत्व वाली नलियां भी उपलब्ध है। तो जिस हिसाब से जो भी प्रतिष्ठित कंपनियां बाजार में हैं, उनकी नलियों का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसके ऊपर हमें काम करना है वो है गर्मी में गहरी जुताई। खरपतवार से उसे हमेशा मुक्त रखना है। रासायनिक खरपतवार नाशक का कम से कम जो अनुशंसित की गई है, जैसे फ्लूक्लोरेलिन है, पेंडामिथालिन है, इनका उपयोग कर सकते हैं। यांत्रिक विधि, पारंपरिक विधि, और आखिरी में फिर अंत में रासायनिक विधि का दी हुई दवाइयों का उपयोग करना है। अभी देखिए सबसे महत्वपूर्ण भी आलू में है कीट एवं व्याधि प्रबंधन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ट्यूबर मॉथ है, जब गरड़ नाली में जब आलू हम लगाते थे उस समय जो ट्यूबर मॉथ का बहुत ज्यादा प्रकोप, पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो आता है, ये वहीं पर अंडे देता है। जो हम गरड़ में मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय वहीं पर ये अंडे देता है, और उस समय ये सीधे जाकर के जब आलू फूगने लगता है उस समय ये ट्यूबर मॉथ जो है, ये मॉथ का जो इल्ली है वो ट्यूबर में घुस जाती है। इसके लिए हमें फिनाल्फासे मेलाथियान है, बेसिलस thuringiensis जो होता है बीटी, वो हम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। कटवर्म जो होता है वो आलू में शुरुआत में लगता है, इसके लिए हमें कच्चा गोबर नहीं डालना है, पका हुआ गोबर का खाद जो हम शुरू में उपयोग करते हैं। कार्बोसल्फान जो है, जैसे क्लोरेंथियाडीन, ये हमें देना है इसमें, और ये 50% WDG 100 मिली या ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। क्लोरोपायरीफास जो है, ये दवाई जो है ये भी अनुशंसित की गई है, इसे 1 एकड़ के अंदर में 1 लीटर जाना चाहिए, तभी हम इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी एक और चीज है, जो आपका जो ये कीड़ा आता है ट्यूबर मॉथ, इसके लिए शुरुआत में जब हमने अंतिम जुताई करते हैं उसके पहले जो हमने गोबर का खाद हमारा तैयार होता है उसमें हम 200 किलो नीम खली जो है वो हम दे सकते हैं, या जब हम इसमें बेसल डोज देते हैं, बेसल डोज जब आलू में डालते हैं उस समय हम नीम खली उसमें मिला देते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ये इसके अंदर में हमने नीम जो एपिलचना बिटल जो होता है, ये बिल्कुल लेडी बर्ड बिटल जैसा दिखता है, लेकिन लेडी बर्ड बिटल नहीं है। इसमें नीम ऑयल जो 350 ppm, ये 5 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से हमको इसका उपयोग कर सकते हैं। जो 5 मिली जो है वो एक्चुअली में प्रति लीटर पानी में हम लेकर के इसका छिड़काव कर सकते हैं। प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन, ये हम
2 मिली प्रति लीटर पानी में लेके इसका छिड़काव कर सकते हैं। मेलाथियन जो है वो 50% EC 2 मिली प्रति लीटर पानी में। और ये जो नीम ऑयल है ये हमको एक टंकी के अंदर में 75 ml जो है वो 15 लीटर टंकी में लेके इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। अगला जो होता है माहू जो होता है वो आलू में बहुतायत रूप से आता है। इसके लिए हमें नीम ऑयल है और उसके बाद में एक अभी इमिडाक्लोप्रिड और उसके साथ में एक और जो कॉम्बिनेशन आता है, अगर थ्रिप्स का भी प्रकोप है, एफिड का भी प्रकोप है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 दवाइयों को मिलाते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो मिला जुला जब छिड़काव करते हैं तो हमको दोनों के ऊपर नियंत्रण मिल सकता है। थायोमेथाक्साम जो है वो भी हम एक टंकी जो होती है 15 लीटर की हाथ वाली टंकी, उसमें 5, 8 और 10 ग्राम के हिसाब से हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा आती है थ्रिप्स, चुरुड़ा मुरुड़ा जिसको बोलते हैं, जो कि आलू की जो पिछली पत्तियां होती है उसकी जो मिडरिप होती है, जो बीच में जो आपने देखेंगे एक 2 पत्ती को जो मिलाती है, डंडी जो होती है पीछे, उसके ऊपर में थ्रिप्स लगती है, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसको हम चुरुड़ा मुरुड़ा बोला जाता है। इसके लिए नीम ऑयल है, इमिडाक्लोप्रिड है, थायोमेथाक्साम है, फिप्रोनिल। अगर फिप्रोनिल और इमिडिया दोनों मिला देंगे तो माहू और थ्रिप्स के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। ये सफेद लड़ जो व्हाइट ग्रब है, मैंने आपको वही बताया था कि रासायनिक के रूप में क्लोरोपाइरिफास, क्लोथियोडीन, थायोमेथाक्साम, कार्बोफ्यूरॉन ये रासायनिक रूप में है। और अगर हम जैविक डालेंगे तो मेटारिजिम जो है वो भी कुछ सीमा तक इसके ऊपर नियंत्रण करता है। मैंने नीम खली बताई थी कि आगे जब हम बेसल डोज की बात करेंगे उसमें हमको नीम खली निश्चित और आवश्यक रूप से डालना है, जिसके कड़वेपन से ये कीड़ा जमीन में नहीं आएगा। आलू में जो रोग है, जितना ज्यादा कीट होता है उतना ही इसमें रोग भी उतना महत्वपूर्ण माना जाता है। आलू में जितने भी रोग हैं वो बीज जनित होते हैं और मिट्टी जनित होते हैं। मिट्टी जनित रोगों को के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिट्टी का उपचारण हमको करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये बैक्टीरियल विल्ट मतलब विषाणु जो अपना जो बैक्टीरियल विल्ट आता है, जो कि पौधे के हर भाग में इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, फोस्टाइल AL नाम की जो दवा है वो, थायोफिनेट मिथाइल, तो बैक्टीरियानाशी, ये जितनी भी दवाइयां अनुशंसित की गई हैं, अनुशंसा की गई है, इन दवाइयों का हमें उपयोग करना है। इनका हम ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं या इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, जमीन से मतलब ड्रेंचिंग। और ध्यान रहे, जब भी किसान भाई ड्रेंचिंग करेंगे तो उन्हें जो है पहले पानी देना है, ड्रेंचिंग करने के 5 से 6 घंटे तक पानी नहीं देना है। दूसरा, सेप्टोरिया लीफ स्पॉट जो होता है उसमें क्लोरोथायोनिल, मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बैक्टीरियानाशी का हम छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, अगेती झुलसा, सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है आलू की अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। अगेती झुलसा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैनकोजेब, मेटालेक्सिल हमको छिड़काव करना ही है। अगेती झुलसा अगर आ जाती है तो ये रासायनिक और जैविक के रूप में हम इसके लिए हम बैसिलस सेप्टिलिस और सीडोमोनास दोनों का मिला जुला छिड़काव हम कर सकते हैं। पछेती झुलसा आता है तब उस समय जिस वर्ष तापमान बहुत गिरता है या पाला पड़ता है तो पछेती झुलसा वो तेजी से फैलने लगता है। इसके लिए जो ड्रिप सिंचाई है या हमारे जो फव्वारा सिंचाई है ये इसको रोकने में, कम करने में बहुत मदद करती है। दूसरा, जब भी पछेती झुलसा आता है तो पाले के समय पछेती झुलसा फैलता है। इसके लिए खेत के आसपास छोटे छोटे कचरों के ढेर बना के हम जलाएं और उसके बाद उसमें घुलनशील सल्फर का हम छिड़काव कर सकते हैं। और पछेती झुलसा का भी हम जो दवाइयां दी गई है, डाइमेथोमार्फ है, मैनकोजेब है, बैक्टीरियानाशी है, इनका हम छिड़काव करें तो हम लेट ब्लाइट के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। लेट ब्लाइट, जब भी किसान भाई लेट ब्लाइट के थोड़े भी लक्षण दिखते हैं तो उसका नियंत्रण तुरंत करें। उसके बाद आता है इसमें सफेद सड़ांत जो बोलते हैं, स्केरोशियल रॉड जो होता है, इसके लिए हेक्साकोनाजोल, कार्बेंडाजीम और हेक्साकोनाजोल कैप्टान का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है वो, और थायोफिनेट मिथाइल, इतनी दवाइयां करें। अभी जो कॉमन स्कैब है, ये कॉमन स्कैब दूसरी फलदार वृक्षों में भी ये बीमारियां आती है और इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, फोस्टाइल है, सीडोमोनास फ्लोरोसेंस है, ये जितनी दवाइयां बताई गई है ये आप कॉमन स्कैब भी आलू की बहुत बीमारी देखी गई है, काफी प्रचलन में देखी गई है। इस बीमारी से आलू की गुणवत्ता नगण्य हो जाती है, इसलिए इसका हमें तुरंत इसका उपचार करना चाहिए। कैंकर जो होता है, काला धब्बा,
ये कैंकर के लिए हमें जो है ना थायोफेनेट मिथाइल है, बैक्टीरियानाशी है, हेक्साकोनाजोल है, और कंद उपचार जो है वो बुआई से पहले हमको जरूर करना है। इसके लिए हम इसमें जो एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियामाइसिन है, 2-ब्रोमो 2-नाइट्रो है, इनसे भी हम आलू का उपचारण करके उसको आलू को लगा सकते हैं। ब्लैक लेग या सॉफ्ट रॉट जो होता है, इसके भी आलू की बीमारी होती है। इस बीमारी के लिए थायोफेनेट मिथाइल, क्लोरोथाइनिल, डेफेकोनाजोल और एजिस्ट्रोबिन और डिफेकोनाजोल का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन भी हम ब्लैक लेग या सॉफ्ट रॉट के लिए अच्छी तरह इसमें नियंत्रण होगा। फिर आते हैं हम पिंक रॉट जो होता है, ये गुलाबी रंग का रॉट होता है। आप देखेंगे कि जब भी आलू में ये बीमारी काफी देखी गई है, इसके लिए हेक्साकोनाजोल, कैप्टन और थायोफेनेट मिथाइल ये हमें जो है इस बीमारी से छुटकारा दिलाता है। और दूसरी बात होती है, आलू को कभी भी जब हम आलू लगाते हैं तो उसको सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन नाम का एक जहरीला पदार्थ उपलब्ध हो जाता, पनपने लगता है, जिससे कि आलू जो है वो हरा पड़ जाता है। इसीलिए हमेशा आलू को जमीन के नीचे रखने की कोशिश करना चाहिए। ब्लैक रॉट जो है आलू की सबसे भंडार गृह में बीमारी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने से ये रोग वाकई में होता है। आलू बीच में से जो है इसमें काले पड़ जाते हैं। इसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज से जब हम आलू निकालते हैं तो उसे हमें एक जगह रख करके फिर उसको जो है बाद में हमें इसको उपचारण जरूर करना चाहिए। काट के जब हम आलू बोते हैं तो उसका उपचारण करना चाहिए। उपचारित करके नहीं बोते हैं तो ये बीमारी जो है वो पूरे जो है लॉट में फैल जाती है। इसके बाद जो ड्रिप सिंचाई है, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि ये जो सिंचाई है ये ऐसी पद्धति जिसमें पानी कम दबाव में लंबे समय तक पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। अब ये महीने के अनुसार सितंबर अक्टूबर माह, उसके बाद आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह। अब पानी जो है आलू में जब हम ड्रिप सिंचाई से देंगे तो 15 मिनट पानी से लगा करके 35 मिनट तक का पानी हमको आलू में, शुरुआत में 15 से 20 मिनट, उसके बाद में 25 से 30 मिनट, फिर उसके बाद 30 से 35 मिनट, और बाद में फिर आलू बाद में जब फूगने लगती है उस समय उसका पानी फिर से 20 से 25 मिनट देते हैं। और आलू निकालने के 10 दिन पहले हमको पानी और पोषण दोनों ही रोक देना चाहिए। अब ये अलग अलग माह में जब आलू लगाते हैं उसमें ये पानी की अनुशंसा की गई है। और इतना निश्चित मानिए कि जो हम फ्लड इरिगेशन से जो आलू बोते हैं उससे जो हम ड्रिप सिंचाई से जो आलू करते हैं, उन दोनों में 60 से 70% पानी की बचत होती है। ड्रिप लाइन का व्यास 16 मिलीमीटर की नली 2.4 से 4 LPH, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर, नली से नली की दूरी 120 सेंटीमीटर। आलू में मिनी फव्वारा सिंचाई से भी बहुत ही सुंदर रिजल्ट किसानों ने देखे हैं। हमारे कुछ किसान उज्जैन की नानी खेड़ी में हमारे किसान हैं रामकृष्ण पटेल, जिन्होंने आलू का उत्पादन, उन्होंने आलू LR लगाई थी और उन्होंने ATL लगाया था, और उन्होंने पिछले वर्ष जो है आलू का उत्पादन मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई से रेस बेड पे आलू लगा करके कम से कम 28 टन जो है उन्होंने प्रति हेक्टेयर का उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लिया। पानी का दबाव 2 से 2.5। लेकिन एक बात ध्यान रहे किसान भाई, जब भी आप मिनी स्प्रिंकलर लगाते हैं तो रोज उसको सुबह भी और शाम को भी 10-10, 15-15 मिनट ही चलाना है। ज्यादा से ज्यादा मिनी स्प्रिंकलर बहुत गया तो 30 मिनट 35 मिनट इसको चला सकते हैं, इससे ज्यादा हमें से नहीं चलाना है। अभी आपने देखा पोषण प्रबंधन, आलू के लिए पोषण प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है जितना पानी का प्रबंधन है। जैविक खाद जो हमने जो ट्रीट की हुई जैविक खाद है वो हम पहले अंतिम जुताई पर डाल देते हैं उसको। DAP जो है वो 50 या सिंगल सुपर फास्फेट, सूक्ष्म तत्व मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, इसके साथ में मैंने आपको बताया कि 200 किलो नीम खली में से मिलाना है। माइक्रोराइजा जो है वो 10 किलो हम इसके साथ में प्रति एकड़ के मान से हम उसमें मिला दें, जिससे कि जो हम सुपर या DAP दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से पौधे को उपलब्ध हो जाए। अगर हम ये देते हैं, जब कभी भी किसान में सुपर फास्फेट डालते हैं तो उसका 70% जमीन में फिक्स हो जाता है, 30% पौधा लेता है, क्योंकि फास्फोरस फिक्सेशन जमीन में होता है। इसके लिए हमें जो
पीएसबी कल्चर, पीएसबी जो हमको बता रहे हैं फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसको भी हमें आलू में हम परणी छिड़काव भी कर सकते हैं और हमें इन खादों के साथ हम उसे दे सकते हैं। माइक्रोराइजा भी हम इसके साथ दे सकते हैं, जिससे पूर्ण पोषण जो बेसल डोज के रूप में आलू को मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं फर्टिगेशन चार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो खाद हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, टपक सिंचाई के द्वारा देते हैं उसे फर्टिगेशन बोला जाता है। फर्टिगेशन पौधे की अवस्था के अनुसार किया जाता है, वनस्पतिक अवस्था, ट्यूबर अवस्था, ट्यूबर परिपक्व अवस्था और ट्यूबर की जो परिपक्व के बाद जब वो फूलने लगता है उस समय हमें 0050 जो है वो हमको देना है। ये वनस्पतिक अवस्था हो गई, ट्यूबर अवस्था हो गई, इसमें अलग अलग खाद जो है उसकी अनुशंसा की गई है और ये सब जल विलय खाद है जो कि पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है। पहले पानी देना है ड्रिप से, उसके बाद में फर्टिगेशन करना है, वो फर्टिगेशन करने के बाद में कोशिश रहे कि उसमें पानी हम ना दें। उसके बाद ये आवश्यक कुछ बातें हैं, ये बताया गया है कि एक टंकी के अंदर में क्या क्या मिला सकते हैं, कौन कौन सी खादें मिला सकते हैं, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। फिर उसके बाद जल विलय खादों का हम पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं, जैसे 19-19-19 है, वनस्पतिक अवस्था में 13-40-13 है, ट्यूबर विकास अवस्था में 0-52-34 है और परिपक्वता में हम पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसका हम आलू में छिड़काव, पर्णीय छिड़काव हम उसको करना है। उन्नत सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई में यह है कि पानी की बचत जो है वो परंपरागत सिंचाई से, जब हम टपक सिंचाई लगाते हैं, जब हम मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई लगाते हैं तो इसमें 60 से 65% तक इसमें पानी की बचत होती है। पानी की बचत का मतलब जो पानी है वो जड़ क्षेत्र से कितना पौधे के लिए उपयोगी हुआ उसे पानी की बचत बोला जाता है। ऊर्जा की बचत तो होती ही है, खरपतवार रोगों में कमी होती है, बेहतर गुणवत्ता उपज आती है और श्रम की लागत भी कम से कम होती है। अब ये एक और जो महत्वपूर्ण है वो है आलू फसल की आर्थिक समीक्षा। जब भी हम आर्थिक समीक्षा करते हैं तो हमें हर बिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा केंद्रित होना है। जैसे हम भूमि की तैयारी करते हैं उसमें, अब ये दोनों मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया है, जो ये आय है, ये आय और व्यय का ब्यौरा, अभी हमारी जो है ये लागत है, लागत के बाद हम बात करेंगे आय की। अभी हम लागत की बात करेंगे उन्नत खेती में और पारंपरिक खेती में क्या अंतर है। अब उन्नत खेती के अंदर भूमि की तैयारी, बीज की लागत, बुआई की लागत, निंदाई गुड़ाई की लागत, उर्वरक की लागत, पौध सुरक्षा, विविध गतिविधियां, अलग अलग जो गतिविधियां हम लोग करते हैं वो है, कटाई की लागत है, परिवहन की लागत है, ड्रिप की लागत है। अब इसमें दो चीज समझने वाली है, वो ये है कि बीज की लागत। आलू में जो बीज की लागत है वो एक बार जो हम बीज ले लेते हैं, उसके बाद में आने वाले वर्षों में हम उसमें क्या करते हैं, इसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर में हम इस बीजों को रख देते हैं। अगले साल हम उस बीज को रख करके अगले साल वही बीज हम उपयोग में लाते हैं। बुआई की लागत, ये सब लागत के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हमारा बाजार होता है उस अनुसार इनमें परिवर्तन, उतार चढ़ाव आता रहता है। 52,000 रुपये कुल लागत है और इस लागत में अगर हम अतिरिक्त खर्च जोड़ें, अतिरिक्त खर्च में बहुत दूसरे खर्चे होते हैं, वो 57,200 रुपये इसको मिला करके हो जाता है। यही परंपरागत खेती में आप देखेंगे कि हमने कोई सिंचाई पद्धति नहीं लगाई है। बीज की लागत तो ठीक है 20,000 इधर 21,000, क्योंकि क्वालिटी में और गुणवत्ता वाले बीज में फर्क पड़ता है। उर्वरक की लागत बताई है क्योंकि यहाँ पर उर्वरक की लागत, इसमें फर्क है। यहाँ पे ड्रिप सिंचाई, एक बार अगर हम ड्रिप लगा देते हैं तो कम से कम समझिए कि 7 साल तक हमको नहीं देखना है। अगर हम उसको प्रति वर्ष उसकी लागत देखेंगे तो 5,000 रुपये आती है। अब हम अगला लेते हैं, आलू की जो परंपरागत खेती उसे कुल आय कितनी अर्जित की गई है। पहले तो हमने लागत का जो ब्यौरा लेखा जोखा लिया, अब हम आते हैं कि इसमें आय कितनी होती है। आलू की औसतन कीमत 1,000 रुपये क्विंटल होती है, प्रति क्विंटल इनके प्रति एकड़ अगर हम इसे गुणित करें तो 61,000 रुपये। अब इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी शुद्ध आय है उसमें से हम खर्चा जो है अगर हम उसको माइनस करते हैं तो हमारा 20,300 रुपये इसको घटा करके हमारी जो शुद्ध आय हो 20,300 रुपये। हम देखेंगे कि उन्नत खेती जो होती है उसके अंदर में औसतन कीमत वही 1,000 रुपये, प्रति क्विंटल गुणित करेंगे प्रति एकड़ क्विंटल उत्पादन तो 1,20,000। अब जो शुद्ध आय है, जो एकड़ की जो कुल आय है उसमें से हम कुल लागत को जब हम घटाते हैं तो 62,800 रुपये, और शुद्ध आय जो होती है वे 68,200 रुपये। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव बाजार के अनुसार आता रहेगा। मैं ये बात बार बार कहना चाहूंगा, मैंने आपको लागत में भी ये बात बताई और जब हम इसकी आय का
ब्यौरा करते हैं, आय का जब हम आंकलन करते हैं, तो यही बिंदु के ऊपर मैं आपको फिर से केंद्रित करना चाहता था। अगला आता है, जो कुछ भी हमने अभी तक बातें की, जितने भी बिंदुओं के ऊपर, जितने तकनीकी बिंदुओं पर, जिसको हम प्रिसीजन टेक्नोलॉजी या परिमित खेती बोलते हैं, अगर किसान भाई इस तरह करेगा तो निश्चित रूप से उसको जो आलू का जो उत्पादन है, जो मैंने आपको बताया, अभी हमारे मालवा क्षेत्र के किसान हैं जिनका उत्पादन आलू का करीब 32 से 35 टन प्रति हेक्टेयर के रूप में जा चुका है। मेरे कुछ अच्छे किसान हैं, पुरुषोत्तम पाटीदार जी हैं, दिलीप शालिग्राम पाटीदार हैं, उसके बाद में हमारे सुनील पाटीदार हैं, मुकेश भरूलाल जी पाटीदार हैं, ऐसे बहुत से हमारे कृषक हैं। हमारे देवानंद जी पाटीदार जो दत्तोत्तर उज्जैन जिले में चिप सोनावन 3 में उन्होंने करीब 30 टन प्रति हेक्टेयर मिनी स्प्रिंकलर लगा करके आलू का उत्पादन किया। रामकृष्ण जी मैंने आपको बताया, पटेल साहब नानीखेड़ी जिला उज्जैन, उन्होंने भी 28 से 30 टन का उत्पादन मिनी स्प्रिंकलर पद्धति से आलू में रेज बेड पद्धति करके लिया गया। अब किसान भाई हमारे जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारे जितने वेंडर्स हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों को कि देखिए कि हमारे कृषि विशेषज्ञों का हमेशा आपको संपूर्ण प्रयोग मिलता रहेगा, कीट एवं व्याधि का सटीक परामर्श मिलेगा, औसतन खर्चों कम कैसे किया जाता है, अधिक से अधिक मुनाफा कैसे लिया जाए, समय की बचत कैसे दिया जाए, पानी की बचत कैसे की जाए, मंडी का जो भाव है वो डेली बेसिस पे हम उसको क्या अपडेट करते रहते हैं, मौसम का पूर्वानुमान करते हैं, मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर हम अगली फसल की जानकारी देते हैं। इतना कहकर मेरे शब्दों को मैं विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।